अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक अजीब खेल चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। इन दोनों ममालिक के शख्सियात इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। मौजूद होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से मुलाकात नहीं करने वाले। तो ये सब क्या चल रहा है और अभी की क्या सूरत हाल है और आने वाली क्या सूरत हाल हो सकती है, इस सब पे बात करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि डील होने के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे, तो वो मेरी बात सही निकली है। अभी पिछले हफ्ते में आपने देखा कि जब सीज़ फायर एक्सपायर होने वाली थी तो बिल्कुल चंद घंटे रह गए थे और ईरान और अमेरिका की कोई बातचीत नहीं हो रही थी और ईरान की तरफ से उनका कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आया। तो एक तरह से बहुत टेंशन थी हर जगह, खासतौर पे मार्केट्स में, मिडल ईस्ट में, कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से थ्रेट्स आ रहे थे। और फिर एन वक्त पे बिल्कुल सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो सीज़ फायर को एक्सटेंड कर रहा है, इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर रहा है। तो ये सब क्या मामला है? क्योंकि ईरान की तरफ से कंफर्मेशन उस वक्त नहीं आई, कंफर्मेशन बाद में आई। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कहानी ये है दोस्तों कि ये अब दोनों ममालिक के लिए अपना अपने मकासद हासिल करने का खेल बन गया है। ईरान ईरान क्या चाहता है? ईरान बेसिकली ये चाहता है कि जो भी डील हो उससे उसको एक मेजर फ़ायदा मिले। और वो किस तरह के फ़ायदे के पीछे है? हमें लगता है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो नहीं देना चाहते। क्योंकि अमेरिका की क्या शर्त है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप करना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ईरान हमें लगता है कि ईरान चाह रहा है कि ये ना हो, लेकिन ईरान, मेरे हिसाब से ईरान को ये इशू नहीं है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप कर सकता है और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब लास्ट डील हुई थी ओबामा के साथ, उस वक्त ईरान मान गया था कि वो एनरिचमेंट सिर्फ 4% करेंगे और उन्होंने अपने काफ़ी यूरेनियम स्टॉक पाइल्स जो है वो रशिया को भिजवा दिए थे। सो दिस टाइम अराउंड ऑल्सो आई फील लाइक इवन दो ईरान के लीडरशिप सर्कल में कुछ आवाज़ें हैं जो ये समझते हैं कि अभी जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला किया है तो उस वजह से उनका अब न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर पावर बनना लाजमी हो गया है। बट स्टिल देयर इज़ कंसेंसस के ईरान का मेन मकसद न्यूक्लियर पावर नहीं, ईरान का मेन मकसद है कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हट जाए किस तरह। क्योंकि ईरान की इकोनॉमी, ईरान की प्रॉस्पेरिटी के लिए इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हट जाए। वो मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड कर सके, वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर सके, टर्की के साथ ट्रेड कर सके। क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों से ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन कब से चल रहा था और हमेशा होता था जी अभी उस पर कुछ प्रोग्रेस हुआ है, फिर आगे जाके हम सुनते थे कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जो यूएस के सैंक्शंस है उसकी वजह से पाकिस्तान ईरान के साथ ये पाइपलाइन डील नहीं कर सका। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो ईरान अपना चाहता है कि उसकी खुशहाली हो और उसके लिए इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि ये सैंक्शंस हटे उसके ऊपर से। एक दूसरी कंडीशन क्या हुई? जब इनिशियल सीज फायर हुआ तो ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहे हैं। क्योंकि उनकी पहली शर्त, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जब सीज फायर हुई थी तो उनकी मेन शर्त थी, एक शर्त थी कि लेबनान फ्रंट पे जो है सीज फायर भी होनी चाहिए। तो 2 दिन बाद वहाँ पे सीज फायर कराई गई, जो कि फुली सीज फायर नहीं है बट स्टिल। फिर ईरान ने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहे हैं। लेकिन यूएस ने क्या किया? ट्रंप ने गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगा दी। वैसे तो सेंस नहीं बनती, ऐसा मजाक लगता है कि ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लग गई, लेकिन देर आर एक्चुअल इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। क्योंकि ईरान का सारा एक्सपोर्ट, आई वुड से
yeah, I would say 100% until recently, ऑयल एक्सपोर्ट्स सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही जा रही थी, ईरान की अपनी। और वो जो भी मटेरियल रिसोर्सेज इंपोर्ट करते हैं वो सब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू करते हैं एज अ वे अराउंड, क्योंकि इन कंट्रीज़ को, ईरान और गल्फ कंट्रीज़ को पता था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक जॉब पॉइंट है। क्योंकि पहले जब भी, हम तो 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका जो है ईरान पे हमला करने वाला है, और फिर ईरान की तरफ से थ्रेट भी आता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर देंगे। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ थे, गल्फ कंट्रीज़ थे, ईरान था, उन्होंने अपना एक वर्क अराउंड बनाया। यूएई ने क्या किया, यूएई ने अपने ऑयल फील्ड से, जो कि थोड़ा एक तो ओशन में है और फिर वो डेजर्टेड एरियाज में है, जो कंट्री का वेस्ट बन जाता है, साउथ वेस्ट बन जाता है, वहाँ से उन्होंने पाइपलाइन बनाई। और पाइपलाइन उन्होंने अपनी फुजेरा पोर्ट तक लेके गए जो ईस्टर्न साइड पे है। बट इट जस्ट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 3 मिलियन बैरल, तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। सिमिलरली सऊदी अरब ने क्या किया, सऊदी अरब ने, क्योंकि उनके भी ऑयल फील्ड्स जो है थोड़े नॉर्दर्न साइड पे हैं, उन्होंने पाइपलाइन बनाई रेड सी की तरफ, ताकि वहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ये पाइपलाइंस जो है, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये कम्प्लीटली रिप्लेस कर सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी अपनी पाइपलाइन बनाई। उनकी जो फील्ड्स है, अगर आप गूगल मैप्स पे देखिए खर्ग आइलैंड कहाँ है, जहाँ से वो मेजॉरिटी अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनकी ऑयल फील्ड्स हैं। वहाँ से उन्होंने पाइपलाइन बनाई है जो कि उनके ईस्टर्न साउथ ईस्ट शहर तक जाती है। आई थिंक उसका नाम, लेट्स सी, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो वहाँ पे उनका पोर्ट, और ये पाइपलाइन उन्होंने बनाई तो, लेकिन इट नेवर रीच्ड 100%। तो थोड़ा सा उसमें से तेल गुजरा, तकरीबन 5 साल पहले। लेकिन फिर उन्होंने इसको कम्प्लीटली शट शट ऑफ किया, और इस नेवल ब्लॉकेड के बाद, इट्स बीन ईयर्स, उसके बाद जाके उन्होंने यहाँ से थोड़ा सा ऑयल निकाला है, बट इट्स नॉट इनफ। सो देयर इकोनॉमी इज सफरिंग। they need they need a solution, they need a ceasefire, they need a complete stop to the hostilities। लेकिन उसके लिए उनको एक गारंटी चाहिए, क्योंकि दे डोंट ट्रस्ट, उनको भरोसा नहीं है अमेरिका पे। दे नीड अ प्रॉपर गारंटी। सो दैट्स द प्रॉब्लम राइट नाउ। ये जो ट्रम्प का नेवल ब्लॉकेड है, उसकी वजह से ये कंप्लीट सीज फायर नहीं हुआ है। और उनकी ये कंडीशन है अभी कि जब तक ये नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा, हम अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे फॉर सेकेंड राउंड। और पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये हो जाए, कुछ बन जाए रास्ता, लेकिन ईरान इज स्टैंडिंग ऑन इट्स पॉइंट एट द मोमेंट। फिल वक्त क्या चल रहा है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। इस वक्त ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची पाकिस्तान में है। अब्बास अरगची कौन है? एक करियर डिप्लोमेट जिसका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है इन फॉरेन रिलेशंस। और वो इन्वॉल्व थे 2015 की न्यूक्लियर डील जो यूएस के साथ हुई थी, उसमें फुली इन्वॉल्व थे। सो ही इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन, जिन्होंने पूरा स्टडी किया है, जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा है, ये वो है। अमेरिका की तरफ से किसको भेजा जा रहा है अभी? अमेरिका की तरफ से भेजा जा रहा है एक रियल एस्टेट डेवलपर और ट्रम्प का दामाद। तो रियल एस्टेट डेवलपर कौन है? स्टीव विटकॉफ। और ट्रम्प का दामाद है जी जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर, आप ज़रा देखें उसके बारे में, कितना करप्ट आदमी है, इसके क्या क्या बिजनेसेस है। तो ये दोनों डिप्लोमेट्स तो नहीं है, ये दोनों तो ट्रम्प की फैमिली है। स्टीव विटकॉफ का सब कॉन्टिनेंट का, रीजन का एनवॉय बनाया और इंडिया का एम्बेसडर बना के भेजा गया। इस सबसे पहले इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैरेड कुशनर गल्फ में बिजनेस रन करता है, जैरेड कुशनर एमबीएस के पेरोल पे सैलरी लेता है। जैरेड कुशनर अपनी इंटरेस्ट देखेगा या यूएस की इंटरेस्ट देखेगा? सो ईरानी लोग इन दोनों को सीरियसली नहीं लेते। और ये जंग जब शुरू हुई थी, उस वक्त यही दो लोग आए थे ओमान में,
نیگوشیشنس کرنے ایران کے ساتھ، اور اس وقت ان بٹوین نیگوسیشنز یو ایس نے حملہ کر دیا تھا. سو وائی وڈ ایران ٹرسٹ دیم ناؤ؟ اسی لیے اس وقت کوئی سیریس معاملات نہیں نظر آ رہے. عباس اراغچی کا بھی وزٹ پاکستان میں ہے، پھر اس کے بعد اس نے جانا ہے مسقط، اور اس کے بعد اس نے جانا ہے رشیا. تو دیر از سم تھنگ گوئنگ آن اس وقت. یہ جو چل رہا ہے، رشیا بھی انوالوڈ ہے، چائنا بھی بیہائنڈ دا سینز انوالوڈ ہے. بٹ چائنا اسپیشلی ابھی جنگ نہیں چاہتا. یہ جنگ از اگینسٹ چائنا. ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا خوش ہو رہا ہے کہ یو ایس اس جنگ میں لگ جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا. بٹ چائنا کی سوچ تھوڑی مختلف ہے. چائنا ایک اسٹیبلٹی چاہتا ہے، کیونکہ چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے اپنے انڈسٹریز کو، اور اس کے لیے اس کو ایک اسٹیبل انوائرمنٹ چاہیے. وہ ابھی خود کو اس لیول پہ نہیں سمجھتا جہاں پہ وہ اس پاگل کتا جو امریکہ بنا ہوا ہے اس کو ہینڈل کر سکے. کیونکہ امریکن ملٹری مائٹ تو ہے ابھی، اور اس کو جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ یہ ٹرمپ ہے، جس کے دماغی توازن خراب ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ چائنا سمجھتا ہے کہ ابھی جو صورتحال ہونی چاہیے پیسفل ہونی چاہیے، کیونکہ اس بندے کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور سچویشن بہت اسکیلیٹ ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. کیونکہ چائنا نے اپنے جو ابھی کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اور اس طرح کے ان کے پلانز ہیں انہیں ابھی کرنے ہیں. سو ان شارٹ، چائنا بھی چاہتا ہے کہ وار نہ ہو. چاہ کون رہا ہے کہ وار ہو؟ اسرائیل چاہ رہا ہے. وہ روز بول رہے ہیں ہم تیار ہیں. اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ روز بولتے ہیں ہم بیٹھے ہیں تیار اٹیک کرنے کے لیے، ہمیں بس ٹرمپ کا سگنل چاہیے. تو جو زائنسٹ لوبی ہے اور جو اسرائیلیز ہیں، دے آر ریئلی وانٹنگ ٹو اٹیک. اور ان کا لیبنان میں بھی جو روکا ہے، وہاں کے جو نارتھ ریزیڈنٹس ہیں جو لیبنان بارڈر کے سارے سیٹلمنٹس میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ناخوش ہیں کہ اسرائیل کا آپریشن جو ہے رک گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. حزب اللہ نے ان کو بہت زبردست ٹکر دی ہے جو ان ایکسپیکٹڈ تھی. حزب اللہ کی طاقت کافی ویک ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جس طرح کا ایڈوانسمنٹ اسرائیل چاہتا تھا لٹھانی ریور تک، وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ حزب اللہ کا ریزسٹنٹ بہت ہی فیئرس تھا. اسی لیے جو وہاں کی عوام ہے وہ نیتنیاہو سے خوش نہیں ہے. ان کو کوئی اچیومنٹ نظر نہیں آ رہی اس جنگ کے بدلے میں. صرف یہ اس طرف اسرائیل ہے جو چاہ رہا ہے یہ جنگ ہو. وہ ٹرمپ کو کسی طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کیسے. جیرڈ کشنر اور یہ سب بالکل اسی دائرے میں ہے. جے ڈی وینس کا اس بار آنا ممکن تب ہوگا جب ایرانی اپنے فل ڈیلیگیشن کو بھیجے، جو ابھی نہیں پتہ لگ رہا. تو یہ صورتحال تھوڑی ابھی بہت کریٹیکل ہے، ٹینس ہے. یہ جو 2-3 دن ہے ابھی، یہ ہمیں دیکھنے ہوں گے کلوزلی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. دوستو، ایک اور اہم بات سوچنے کی یہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ کے 3 ایئرکرافٹ کیریئرز مڈل ایسٹ میں ڈپلائڈ ہیں. یو ایس ایس ابراہم لنکن جو عربین سی کے آس پاس ہے، یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ جو ریڈ سی میں ہے، اور یو ایس ایس ایچ ڈبلیو بش. تو یہ 3 ایئرکرافٹ کیریئرز کا مڈل ایسٹ میں ہونا از ویری ریئر. یہ تقریباً اگر آپ اس میں دیکھیں کہ کیا ہے، یہ 3 ایئرکرافٹ کیریئر کو آپ ایک طرح سے فلوٹنگ ایئر بیس سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جہاز ہے، عملہ ہے اتنا. تو ان کے تینوں کو ملا کے 200 سے زیادہ جہاز ہیں، 10-15 ہزار جو ہے ٹروپس ہیں. یہ بنتا ہے تقریباً 40 سے 50% پورا عملہ جو یو ایس کا جو ڈپلائڈ ہے ورلڈ وائڈ. تو 40 سے 50% ان کا ڈپلائمنٹ ابھی صرف مڈل ایسٹ میں. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ جنگ کے لیے وہ فل تیار ہے. اور اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیز فائر وغیرہ یہ ناکام ہوتی ہے تو پھر ایران کے اوپر جو دوبارہ سے حملہ کیا جائے، وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو یو اے ای
कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इनसे ना किया जाए जो इनके एयर बेसिस है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन एयरक्राफ्ट कैरियर से किया जाए, ताकि ईरान के पास एक एक्सक्यूज़ ना हो कि वो इन कंट्रीज़ को दोबारा अटैक करें। मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि ईरान फिर भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को टारगेट करेगा, क्योंकि उनके लिए एक सर्वाइवल का केस है। और उन्होंने पहले भी बोला है, आप हमारे बैंक को अटैक करेंगे तो हम यहाँ बैंक्स पे अटैक करेंगे, आप हमारे इंस्टीट्यूशंस को अटैक करेंगे, हम उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे। बेसिकली उनकी रेंज में यही कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्री, और वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना चाहता है, वो मार्केट इकोनॉमी को अफेक्ट करना चाहता है, ताकि दुनिया भर के लोग जो है यूएस को प्रेशराइज करें। ट्रम्प चाह रहा है कि जिस तरह की भी डील हो, क्योंकि ट्रम्प चलिए ठीक है, उन्होंने ईरान को तो तबाह कर दिया, बट उसके जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो उसको नहीं मिले। तो वो चाह रहा है कि जो भी डील हो वो उसमें से निकल के आए कि वो जीता है। उसकी बस ये डिमांड है, वो बस विक्टर नजर आना चाहिए। तो इसी वजह से ये पोस्चरिंग हुई हुई है, ये मिलिट्री इतनी ज़्यादा आई हुई है, ये बनाया हुआ है। अ, अभी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स जो है वो जो यूएस का मेन जर्मनी में बेस है, वहाँ से बहुत सारा कार्गो सामान मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आया है। 15 F-15 तैयारे जो है वो अबू धाबी के अल-दफ़ा बेस में भी अभी बैठे हुए हैं। सो इसको देख के थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि ये जंग दोबारा छिड़ सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसे ये सारे जो है ये एक तरह के सिंबल्स हैं, ये साइंस है हमें देखने के लिए। एक छोटी सी डेवलपमेंट ये भी थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात, उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ करेंसी स्वैप करना है, कि आप हमें डॉलर्स दें और हमारे जो दिरहम्स है वो ले लीजिए। लोग कह रहे हैं कि ये इसका मतलब है कि उनकी यूएई की इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो इतना जो डॉलर है यूएई से इस जंग की सूरत में निकला है, लोगों ने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने दिरहम्स को डॉलर में कन्वर्ट किया है। तो दिरहम्स को जो सेल ऑफ किया है, उससे उसकी जो वैल्यू है वो गिरने पे आती है। तो मुत्तहिदा अरब इमारात का जो दिरहम है वो पेग्ड होता है, वो एक ही रेट पे डॉलर के साथ लगा हुआ है कि $1 3.678 दिरहम्स। उसको मेंटेन करने के लिए उनके पास इतने डॉलर्स होने चाहिए, क्योंकि वो दे जा रहे हैं, दिरहम्स ले रहे हैं और डॉलर्स दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को। तो उनके पास एक तरह से कमी हो गई है, इसलिए उन्होंने पब्लिकली यूएस को बोला है कि आप ये करें, ताकि यूएस पब्लिकली बोले कि हाँ ठीक है हम कर देंगे, हम तुमसे दरम लेते हैं, हम तुम्हें डॉलर्स देते हैं, ताकि जो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं यूएई में, उन सबको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ गवर्नमेंट कर रही है ऐसा। तो ये उसके पीछे कहानी है। दोस्तों, क्या सिनेरियोस हो सकते हैं आगे? मुझे तो 4 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। या तो पीस डील हो जाती है इन आने वाले दिनों में, सब कुछ अच्छा हो जाता है, या फिर पीस डील नहीं होती लेकिन बातचीत चलती रहती है और सीज फायर एक्सटेंड करते रहते हैं जब तक कोई रिजल्ट आ ना जाए, या फिर टॉक्स कोलैप्स हो जाती है और एकदम से हमला शुरू हो जाता है, या चौथा कि स्कर्मिशेस चले, इसराइल और लेबनान का थोड़ा टेंशन है वहाँ पे हिजबुल्लाह के साथ, वहाँ पे हो सकता है कुछ एकदम से ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के कहीं और फैले, ये हो सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं, अल्लाह करे खैर, और हम देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या होता है, और मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा अगली वीडियो पे। मीनवाइल आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, डिस्कशन स्टार्ट कीजिए, कुछ ना कुछ बताइए आप क्या सोचते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो अभी बातचीत हो रही है वो सीरियस बातचीत है,
یا پھر یہ صرف ایک طریقہ ہے وقت خریدنے کا تاکہ بعد میں تاکہ یہ ساری جو سیٹلمنٹ ہو ٹروپس کو پوزیشن کیا جائے اور بریک لے کے پھر دوبارہ حملہ کیا جائے؟ پلیز بتائیے کیا سوچتے ہیں آپ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.